नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टूडेंट सारथी में। क्या आप भी कक्षा 10 की गणित से घबराते हो? क्या आपको यह लगता है कि वास्तविक संख्याओं को समझना थोड़ा मुश्किल है? तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज की स्पेशल क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1, जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं। और खास बात यह है कि हम प्रश्नावली जो 1.1 है के जो सभी सवाल है वो एक ही वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा से बिल्कुल सरल भाषा में हल करेंगे। ये बात आप जानते ही हो, मैंने पहले दिन से क्लियर कर लिया था कि हमारा एक ही गोल है, एक ही मिशन है, 100 आउट ऑफ 100। और गणित का जो डर आप लोगों के अंदर बैठा है उसे बिल्कुल क्या करना है, खत्म ही करना है। तो आप अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठ जाइए और आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी की तरफ अपना पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके बारे में रहेगी। जो अपना वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली कौन सी अपने करेंगे हल, 1.1 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, फिर देखिए बेटा, अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल आज का ये है। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको ये जो संख्याएं दी गई है आपको क्या करना है, सिर्फ इनको इनके गुणनफल के रूप में और व्यक्त करना है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हम लोग इसको व्यक्त करते हुए पिछले 2 दिनों में हमने कुछ प्रयास किए हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो बातें भी समझ में आई होंगी। तो चलिए बेटा इसका हल करना शुरू करते हैं। गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपका हो जाएगा हल। ठीक है, यहां आपको हल लिख लेना है। थोड़ा सा पेन का साइज है वो कम कर लिया जाए। ठीक है, हाँ 140 कैसे लिखोगे, ये लिखा हमने 140। सबसे पहले बेटा 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70। फिर अपने 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो कितने का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। इसमें दे दिया बेटा 5 का भाग, कितना आ जाएगा 7। और फिर क्या देंगे, 7 का भाग, तो कितना आ जाएगा 1। ये था 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसे कैसे लिख देंगे, आप इसे लिख देंगे अतः 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब चलते हैं बेटा अपने दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल है अपना 156 के बारे में। 156 को भी ऐसे ही हल कर लेते हैं। देखिए 2 से भाग दोगे तो बेटा 15 को 2 से भाग दोगे 7, एक हंसिल 16, 16 पर 2 का भाग दोगे 8। अभी भी 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 9 39। फिर अपने किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो बेटा 13 आ जाएगा। और 13 में अगर 13 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे बेटा 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपने बढ़ते हैं इसी सवाल के तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट बेटा क्या है आपका, देखिए तीसरा पार्ट है बेटा आपका 3825 को आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। ये आ जाएगा बेटा आपका 3825। सबसे पहले देखो, जब भी आप संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हो
तो जो कैलकुलेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए भी अपनी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि जो कैलकुलेशन है उसे अच्छी प्रकार से अपने या अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी अपने कुछ दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। यहां से देखिए, देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, 5 इकाई का अंक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बेटा 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग बेटा उसमें जाता है, 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। यहां पर तो 5 आ गया। 3 का नियम यह कहता है कि सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो देखो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितने हो गए? नहीं, 13 और 5 कितने हो गए? 18। क्या 18 3 के पाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। यानी इस संख्या पर किसका भाग जाएगा सबसे पहले? 3 का। तो देखो 3 एकम 3, 3 दुए 6, 3 साते 21 और 3 पंजे 15। कितना आ गया बेटा? 1275। अब देखो इसमें 3 का दोबारा देखते हैं भाग जा रहा है क्या? 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। 3 का भाग फिर से चला जाएगा। ये लो बेटा 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 425। अब 425 आ गया। 425 आने के बाद देखो बेटा 3 का भाग जा रहा है क्या? 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 3 के पाड़े में 11 आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, संभव ही नहीं है, कहां से? तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा तो इसमें जाएगा बेटा 5 का भाग। 5 8 पंजे 40 और 5, फिर से इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 17। और फिर इसमें किसका भाग चला जाएगा? 17 में 17 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 17 आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको अपने लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहां से? अतः 3825 बराबर, क्या लिखोगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये आपको क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है, ये आप लिख दोगे तो इसके बाद देखो अपने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं बेटा आगे वाले सवाल पर, यानी कि 5005 के ऊपर। सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहां पर कि हमने लिख दिया जी 5005। अब हमें इसे क्या करना है? हल करना है। सबसे देखो बेटा 5 का भाग जाएगा सबसे पहले, 5 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1001। कितना आ जाएगा? 1001। 1001 आएगा तो इसमें देखो 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग किसमें जाता है? जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो। तो 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा बेटा 7 का भाग। 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तिये 21। 143 आ जाए तो वहां पर बेटा पहले जाएगा 11 का भाग, तो यहां से कितना आ जाएगा? 13। और फिर किसका भाग जाएगा? 13 का, तो यहां से आ जाएगा आपका 1। इसको अपने लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि जो 5005 है उसको मैंने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पहले सवाल के तीसरे भाग और चौथे भाग दोनों को क्या कर लिया है? भली प्रकार से हल कर लिया है। अब अपने बढ़ते हैं इसी के आगे वाले सवाल पर। ये जो सवाल है इसको बेटा याद ही रख लेना। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसको क्या कर दूंगा कि कोई बात नहीं, हल कर लेंगे, हल करना तो आता ही है, लेकिन आप भाग करते करते इसमें थक जाओगे। क्योंकि यहां जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या में आप 2 का भाग दोगे, 3 का दोगे, 4 का दोगे, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे। आप पहुंचोगे 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा, इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना है बेटा? आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। क्या? देखो सबसे पहले 7 4 2 9 ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके ऊपर बेटा सबसे पहले भाग जाएगा 17 का। तो देखो 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68, 6 और 2 कितना हो गया? 62। तो 17 तिये 51
कितना बच गया 11, और ये हो गया 9, और 17 कितने हो गए, 17 साथी 119। ये लो, अब इस पर भाग जाएगा बेटा 17 के बाद में 19 का, तो देखो 19 दुए 38 और 19 दिए 57, फिर इसमें भाग जाएगा 23 का। ये सवाल पूछा जाता है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसको क्या करना है तुम लोग डायरेक्ट याद रख लेना, बहुत तुम्हारे लिए फायदे की बात रहेगी, ठीक है। अब इसको देखो, इसको लिख देंगे अपने, अतः क्या लिखेंगे, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यह था आपका पहला सवाल, जिसके अंदर हमने क्या किया, इसके 5 भागों को हल किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बेटा थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लास, क्योंकि इस प्रश्नावली में सवाल है वो थोड़े से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अभी अपने करते हैं सवाल नंबर 2 की ओर प्रस्थान। हे सारथी, तुम लोग मुझे बोल सकते हो, हे सारथी हमारा रथ सवाल नंबर 2 की ओर ले चलो। ले आया सवाल नंबर 2 की तरफ तुम्हारा रथ। इधर देखो सवाल को, इसको समझते हैं। यह सवाल अपना क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला काम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। सीधी सिंपल भाषा में आपका सवाल इस प्रकार से है बेटा कि आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल आएगा वो कितना आता है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है, ये आपको दोनों क्या करना है, इक्वल यानी कि फाइंड आउट करके, निकाल करके, और आपको दर्शाना है कि दोनों बराबर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा बेटा अपना हल। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का क्या करेंगे, अपने उपयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले देखो बेटा, ये लिखा 26, 2 से भाग दूंगा 13, 13 से भाग दूंगा 1, 26 की कहानी खत्म। 91, 7 से भाग दूंगा 13, 13 से भाग दूंगा 1, इसकी भी कहानी समाप्त। ठीक है, हमने इसके क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो बेटा हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको लिखते हैं, देखो यहां पर मैंने कितना लिखा है बेटा, 26। 26 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 13, फिर मैंने यहां पर लिखा 91, ये कितना आ गया, 7 गुणा 13। एचसीएफ का आप लोगों को बताया गया था कि एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन आता है। यहां पर लिखता हूं मैं, एचसीएफ हमारा किसका किसका, 26 और 91 का। 26 और 91 का देखो दोनों में, इसके पास 13 है और इसके पास भी 13, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा, 13। एचसीएफ कितना आ गया, 13। फिर देखो, फिर अपने निकालते हैं बेटा एलसीएम, किसका, एक तो 26 का और एक 91 का। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो संख्या आप लोगों को दिखाई दे रही है वो सारे लिख लो। 2 यहां पर एक बार आया है, एक बार लिख दो। एक बार आपको 7 दिखाई दे रहा है और एक बार आपको 13 दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। देखो 13 7 91 और 91 दुआ 182, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 182, और एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया बेटा आपका 13। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखते हैं, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो, 26 गुणा 91, 26 और 91 को आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है तो देखो आपका कितना आएगा, गुणा करते हैं। देखो डायरेक्ट लिख दूं या गुणा करूं, चलो गुणा कर लेता हूं। इसकी भी तुम लोगों को वो टिप्स वगैरह बताते हैं कैसे। ये देखो 26 आ गया और ये आ गया 91, इसको गुणा करोगे तो 6
और 2 गुणा 9 छिके 54, हासिल 5, 9 2 18 और 5 कितने हो गए बेटा 23। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 6 3 2, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 2366। ये आपका क्या जाएगा सवाल का आधे पार्ट का जो हिस्सा है अपना 26 गुना 91। अब अपने को क्या निकालना है एचसीएफ गुना एलसीएम तथा एचसीएफ गुणा एलसीएम अगर मैं करता हूं तो एचसीएफ का तो मान है बेटा 13 और एलसीएम का मान है 182। गुणा करता हूं देखो 13 दुए 26, हासिल 2, 13 आंटी 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 और 10 कितने हो गए 23। तो यहां पर भी कितना है 2366 और यहां पर कितना है 2366। अतः क्या लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो इति सिद्धम। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। हमने इसको दिखा दिया कि जब हम क्या करते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है एचसीएफ और एलसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बेटा बराबर होता है। इसी प्रकार से अपने आगे के सवाल हैं। उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर देखो बेटा आगे नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का सवाल है, इसी का दूसरा भाग है। इसमें अपने को करना है 510 और 92 का। क्या करना है इसको 510 और 92 का जो सवाल है उसे हमें क्या करना है हल करना है। तो चलिए करते हैं इसको हल। देखिए इस सवाल को अपने कैसे हल करेंगे। हाँ देखो बेटा 512 और 92 प्रोसेस अपने क्या रहने वाली है वही सेम टू सेम रहेगी। तो इसमें क्या करता हूं मैं तुम लोगों को थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करता हूं, अपने थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 510, इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 255। अब देखो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं तो किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। तो 3 8 24 और 3 5 15। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा, फिर यहाँ पर 17 आ जाएगा और फिर 17 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1। अब देखो 92 का, 92 को हल करते हैं। 92 को हल करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 46। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 23। फिर देखो 23 पर 23 का भाग ही जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और फिर यहां पर लिख देता हूं बेटा 92 का कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, ये लिखने के बाद अपने इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना आएगा देखो एचसीएफ अपने निकाल रहे किसका है 510 और 92 का। तो आपको क्या लिखना है 510 और 92 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है बेटा जो दोनों के अंदर क्या है कॉमन है। कॉमन देखो क्या आ रहा है यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर भी 2 लिखा हुआ है, दोनों में और कुछ सेम है क्या मुझे तो नहीं लगता और कुछ सेम है, और तो है नहीं सेम। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 2। अब बात करते हैं एलसीएम की 510 और 92। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो जो जो संख्या दिखाई दे रही है उनको लिख लो। देखो 2 यहां पर 1 बार है और यहां पर कितनी बार है 2 बार, तो कितनी बार लिखूंगा 2 बार। यहां पर 3 1 बार है तो 1 बार लिख दिया, 1 बार आपका 5 है तो 5 लिख दिया, 1 बार आपका 17 है तो 17 लिख दिया, और 1 बार आपका 23 है तो कितनी बार लिख दिया 1 बार मैंने 23 लिख दिया। अगर आप इनका गुणा करते हो तो बेटा आपका आएगा 23,460।
60। कितना आएगा? 23,460। ठीक है, अब देखिए आप, अपने को इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर में आएगा। तो अपने क्या लिखेंगे? अपने लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे अपने? 510 का गुणा करेंगे बेटा 92 के साथ, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 46,920। कितना आएगा? 46,920। तथा यहां पर हम लिखते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है? 2। एलसीएम कितना आया है? 23,460। दोनों का गुणा करते हो तो कितना आएगा बेटा? 46,920। अतः दोनों बराबर आ गए, तो यहां से हम लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है किसके? उनके एचसीएफ के तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर। यहां से फिर हम वापस वही डायलॉग, इति शिधम, और सवाल हो गया स्वाहा। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरे सवाल का दूसरा भाग। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब अपने चलते हैं इसी प्रकार के तीसरे सवाल के ऊपर, और ये वाला सवाल अपने क्या है? इसका लास्ट सवाल है। ठीक है, देखो वही काम वापिस से करना पड़ेगा। देखो 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 1 आ गया, 6 आ गया और 8, 168। फिर मैंने 2 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा? 84। फिर मैंने 2 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा भाई? 42। फिर 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 21। फिर 3 से भाग दूंगा तो 7, और फिर 7 से भाग दूंगा तो 1। ये आपका क्या हो जाएगा? 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर अपने करते हैं 54 का। 2 से भाग दूंगा बेटा कितना आएगा? 27। 3 से भाग देना पड़ेगा 9। 3 से भाग देना पड़ेगा 3। 3 से भाग देना पड़ेगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसे क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। अब हम इसे लिख देते हैं कि 336 है उसका तो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि 54 का कितना आया है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसका निकालते हैं बेटा एचसीएफ। एचसीएफ देखो किसका निकाल रहे हैं? 336 और 54 का कितना आएगा? देखो दोनों में कॉमन आना चाहिए। 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 2 लिख दो, सीधी सीधी बात। लगाया गुणा का चिन्ह। यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, तो गुणा में कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 2 और 3 का जब आप गुणा करते हो तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ गया? 6। अब अपने निकालते हैं एलसीएम। किसका किसका? इन्हीं दोनों का, 336 और 54 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? एलसीएम अपने निकालते हैं कि जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है वो सारी संख्या आपको लिख लेनी है। जो संख्या ज्यादा बार है तो अपने उसको ज्यादा बार लिख देंगे। देखो यहां पर 2 है 1 बार, यहां पर 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। 1 2 3 और 4। 3 यहां पर 1 बार है, लेकिन यहां पर कितनी बार है? 3 बार, तो 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और एक आपका बच गया 7। अब इसको आपको क्या करना है? गुणा कर लेना है। गुणा कर लेंगे तो देखो कितना आएगा? 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 दूए 16, और 16 गुणा 3 तिये 9, 9 तिये 27 गुणा 7। अगर इनको गुणा किया जाए तो इनका गुणा करने पे आएगा बेटा 3024। कितना आएगा? 3024। ठीक है, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया, चलो अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सिद्ध करते हैं।
सुनो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां देखो, अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब मैं लिख देता हूं, अब कौन कौन सी संख्याएं हैं अपनी भाई? संख्याएं हैं बेटा अपनी 336 और 54। तो 336 गुणा 54। एक तो हमें इनका गुणनफल निकालना है। जब आप इनका गुणनफल करोगे तो बेटा ये आएगा 18,144। कितना आएगा? 18,144। तथा एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ आया था 6, एलसीएम आया था बेटा आपका 3,024। दोनों का गुणनफल करोगे तो भी कितना आएगा? 18,144। दोनों क्या आएंगे आपके? बराबर आएंगे। ठीक है, अतः क्या लिख देंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? एचसीएफ के, और गुणा किसके? एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या हो गया? बराबर। तो फिर आप लिख देना, इति सिद्धम। सवाल हुआ समाप्त। ये था आपका सवाल नंबर 2, जिसमें हमें दो दो संख्याओं के युग्म दिए गए थे, जिसमें हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं की अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो तो उनका गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब अपने चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालना कन्फर्म सिखा देगी। ये क्या मैं ही सिखा दूंगा? चलो निकालते। देखो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। ये लो, 2 से भाग दोगे 6, 2 से भाग दोगे 3, और 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? ठीक है, 15 का। ये लो, यहां पर 15 का निकाल लेते हैं। 3 से भाग दोगे बेटा 5, और 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? ठीक है, बात करते हैं 21 की। तो देखो, 21 पर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 7, और 7 पर 7 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, ये आने के बाद फिर देखो अपने इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि 12 के बराबर में आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 5, और 21 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर कोई तुम्हारे बात समझ में नहीं आती है तो वो बेटा पूछ लिया करो, कमेंट के माध्यम से अपने रिपीट कर देंगे, या फिर मान के चलो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने को एचसीएफ निकालना है। तो देखो बेटा, एचसीएफ कितने कितने का निकाल रहे हो भाई? 12, 15 और 21। एचसीएफ क्या होता है बेटा? जो तीनों में एक जैसा हो। तीनों में एक जैसा यहाँ क्या है भाई? 2 तो इसके पास है, इसके पास नहीं है। 3, 3, 3, इनके पास एक जैसा है 3, यानी इनका एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब निकालते हैं बेटा एलसीएम। किसका किसका? 12 का, 15 का और 21 का। 12, 15, 21 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जो जो संख्याएं दिखाई दे रही है सारी लिख दो। यहां पर 2 दिखाई दे रहा है और किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है तो क्या लिखोगे? 2 गुणा 2। 3 इसके पास एक बार है, एक एक बार है, तो एक बार लिख देंगे 3, और एक बार हमारा 5 है, और एक बार हमारा कितना है? 7 है। तो देखो कितना आएगा? 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 साते 420। एचसीएफ तो आ गया 3, और एलसीएम कितना आ गया बेटा? 420। बढ़ते हैं हमारे आगे वाले सवाल पर। यहां पर निकालना है 17, 23 और 29 का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले 17, 17 पर 17 का भाग जाएगा 1, 23, 23 पर 23 का भाग जाएगा 1,
29, 29 पर 29 का भाग जाएगा 1। यहाँ पर लिख देंगे 17 के बराबर में तो आएगा 17 गुणा 1। 23 के बराबर में कितना आएगा 23 गुणा 1। और 29 के बराबर में कितना आएगा 29 गुणा 1। देखो यहाँ पर 1 लिखने का कारण यह है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे तुम अगर याद रखना चाहो तो देखो एक बात बताता हूं, तुम्हारी याद आराम से रह जाएगी। देखो हम क्या कहते हैं कि हर जगह कौन विद्यमान है, भगवान। यानी घर पर कोई नहीं है तो भी वहां पर कौन है, भगवान है। साईं बाबा वाला आपने सीरियल जरूर देखा होगा। साईं बाबा क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। तो जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है, भगवान होता है। और भगवान साईं बाबा के अकॉर्डिंग क्या है, एक है। तो अपने क्या लगा सकते हैं, जहां पर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, अपना कॉमन एक आ जाएगा। यानी अपना जो HCF है, यानी 17, 23 और 29, इनका HCF कितना आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक सवाल है वो समझ में आ रहे होंगे। हाँ बेटा, HCF आप लोगों के समझ में आ गया अच्छे से। समझ में आने के बाद आप अपने किस पे बढ़ते हैं, एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। तो देखो एलसीएम, एलसीएम किसका, 17 का, 23 का और 29 का। क्या करेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो सभी संख्याएं लिख देंगे, 17, 23 और 29। और हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका गुणनफल करना पड़ेगा। और इनका गुणनफल करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आएगा बेटा 11,339। कितना आ जाएगा बेटा, 11,339। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओहो, ये क्या हो रखा है पहले से ही। चल गायब हो। हाँ, टेक्निकली एरर आ गया भाई। हाँ इधर देखो, अपने अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8, क्या लिखेंगे, 8, 2 से भाग देंगे, 4, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, अच्छा सही बात है। 4 फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। फिर अपना आता है बेटा 9। सबसे पहले 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और फिर 3 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। फिर आता है बेटा 25, 5 से भाग दोगे 5, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है, HCF और LCM। तो उसके लिए इसको लिख लेंगे कि 8 तो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। और 9 क्या होता है भाई, 3 गुणा 3। और 25 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। ये आपका हो गया। ये होने के बाद देखिए बेटा क्या आएगा आपका HCF। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। बेटा 8, 9 और 25 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है, भगवान जी। और साईं बाबा के अकॉर्डिंग भगवान कौन है, सबका मालिक एक। तो अपने HCF भी कितना आ जाएगा, 1। अब बात करते हैं एलसीएम साहब की। 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। लिख दो सारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, देखो इसको हल करते हैं। 5 5 25, 25 दुए 50, 50 दुए 100, 100 दुए 200, 200 तिये 600, 600 तिये 1800। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं ये तीनों भाग इस सवाल के जो थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हाँ तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं बेटा आगे के सवाल पे। आगे का अपना सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल रहने वाला है वो अपना है
सवाल नंबर 4। क्या है सवाल नंबर 4? हमें देखो बेटा, दो संख्याओं का HCF दिया गया और हमें क्या निकालना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं दी गई है, HCF दिया गया, तीन चीजें दी गई है, चौथी हमें ज्ञात करनी। इसके लिए हमारे पास एक क्या है? सूत्र है। सबसे पहले अपने लिखेंगे, हमें दिया गया है कि, क्या दिया गया है? कि HCF तो दिया गया है हमें कितना? किसका किसका? 306 और 657 का। कितना दिया हुआ है बेटा? 9। ठीक है। अच्छा, दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई है बेटा? मान लेता हूं ए को इस क्या है, वो तो अपनी हो गई 306। ठीक है। और बी का मान हमारे पास कितना है? 657। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है बेटा एलसीएम। तो देखो, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। उसी में से एक बात यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा उन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के। तो दो संख्याएं अपने पास क्या है? यहां पर देखो, दो संख्याएं हमारे पास है बेटा, एक तो है 306 और दूसरी संख्या है 657, बराबर एचसीएफ कितना है? 9 और एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो 9 यहां पर गुणा में है तो इधर आएगा, तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो मैं सीधा सीधा ये लिख देता हूं कि एलसीएम के बराबर में क्या आ गया? 306 गुणा 657 बट्टा 9। ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो, इसको इससे काट देते हैं तो 9 तिये 27 और 9 चौके 36। कितना आ गया बेटा? 34 आ गया। अब 34 को और इसको हमें क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। ठीक है। गुणा करने के बाद इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आ जाएगा बेटा 22,338। कितना आ जाएगा? 22,338। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी सामने नहीं आई होगी। फिर देखो बेटा, अपने नेक्स्ट सवाल की ओर क्या करते हैं? मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहने वाला है? देखिए, चलो एक बार इस सवाल को रिपीट कर देता हूं। ऐसा हमने एक उदाहरण किया था कल। ठीक है, कल नहीं परसों। हाँ, माफी चाहूंगा बेटा, कल की क्लास मिस हो गई थी। कल थोड़ा सा इमरजेंसी काम हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल हमने क्या किया था बेटा? उदाहरण के अंदर भी हमने किया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे अपने चलते हैं। देखिए बेटा, आगे वाला ये सवाल हम एक तरीके से जब हमने उदाहरण किया था तब हमने कर दिया था। ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हो सकता है हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़े हुए हो, उनको ये सवाल पहली बार देखने को मिल रहा हो। तो बेटा, इससे पहले हमने कुछ क्लासेस हमारी क्या है अपलोड कर दी है स्ट्रेटेजी के बारे में, या हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो आप लोग वो क्लासेस भी क्या कर लो, जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने कवर कर लो। अब बात करते हैं इस सवाल की। देखो बेटा, इस सवाल के अंदर क्या रहेगा, हमें यह बताना है कि 6 की घात n है, वो n का कोई ऐसा मान विद्यमान है क्या जिसके लिए ये किस पर समाप्त हो जाए? 0 पर समाप्त हो जाए। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। देखो बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? भाज्य गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 5। अच्छा, 20 हो तो कैसे लिखूंगा बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी जो संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही हैं
उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं। तो यहां क्या है, देखो उत्तर आपको यही लिखना है सेम टू सेम। 6 की घात n है वो समाप्त होगी शून्य पर यदि वो 5 से क्या हो, विभाजित हो। यानी 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5। लेकिन यहां देखो 6 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आ रहा है बेटा, 2 गुणा 3। यानी यहां पर तो सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। तो 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं इसमें। तो इसमें 5 जब तक नहीं होगा तब तक ये क्या नहीं होगी, इससे विभाजित नहीं होगी। और इसके अंदर 5 है नहीं, तो n के लिए इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, मेन बात ये है बेटा कि कोई संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। जब मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो यहां पर कितना आया बेटा, 2 और 3। 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। 5 नहीं आया इसका मतलब n का कोई भी ऐसा मान विद्यमान नहीं है जिसके लिए हमारी ये जो संख्या है यानी जो 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, ये सवाल आपका इतना ही था। बात करते हैं अब आगे वाले सवाल की। हाँ, नेक्स्ट सवाल। संख्याएं दी गई है हमें 2 इस प्रकार से और हमें इनको क्या सिद्ध करना है, भाज्य संख्याएं सिद्ध करना है या ये भाज्य क्यों है। सुनो एक बात बताओ, भाज्य संख्याएं होती कौन सी है, इस बात का भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। भाज्य संख्याएं बेटा वे होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो, विभाजित होती हो, उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके क्या हो, गुणनखंड या फैक्टर अपने क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। यहां देखो पहली संख्या के बारे में बात करते हैं। पहली संख्या आपकी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इस संख्या की बात करूं तो देखो बेटा, इस संख्या का एक तो गुणनखंड है ही है, एक ये संख्या स्वयं हो गई। एक ये संख्या क्या हो गई, स्वयं हो गई। देखो एक तो इसका ये गुणनखंड हो गया एक। अच्छा दूसरी दूसरी ये संख्या खुद हो गई, 2 तो गुणनखंड हो गए। अब इससे अगर ज्यादा हम गुणनखंड निकाल दें तो ये सिद्ध हो जाएगी कि ये कौन सी संख्या आपकी भाज्य संख्या। देखो दोनों में से 13 को मना रहा है तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, 7 गुणा 11 और प्लस में 1। यह आ जाएगा 13, 7 को 11 से गुणा करोगे 77 और प्लस में आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 13 गुणा 77 और ये कितना हो गया, 78। 78 को कितना लिख सकता हूं बेटा, 13 गुणा 13 छिके 78। ये मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं। देखो इस संख्या के बराबर में कितना आ गया, 13 13 और 6। यानी किसी संख्या के बराबर में अगर कोई अभाज्य संख्या का गुणनफल आता है तो वो उससे पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि देखो इधर देखो बताता हूं, जैसे कि यहां पर 4 लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है 2 गुणा 2। यानी 4 के ऊपर पूरा पूरा भाग किसका जाएगा बेटा, 2 का। यानी इस संख्या के ऊपर पूरा पूरा भाग किसका जाएगा, 13 का जाएगा, 6 का जाएगा, 1 के जाएगा और एक ये संख्या खुद हो गई इसका जाएगा। कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। यानी कि 4 संख्याओं का भाग जाने के कारण इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 हो गए। 4 होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य सिद्ध हो जाएगी। हमें इसमें लिखना क्या है, यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या के या दी गई संख्या को 13 गुणा 13 गुणा 6, 13 गुणा 13 गुणा 6 के गुणनफल के रूप में
व्यक्त व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड 13 व 6, 13 और 6 क्या है, मौजूद है। तेरह और 6 क्या है बेटा, मौजूद है। ये हमने लिख दिया कि इसको क्या कर सकते हैं, 13 × 6 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त इसके गुणनखंड क्या है, 13 और 6 इसके क्या है, गुणनखंड हैं। फिर क्या हो गया, कितने गुणनखंड हो गए, 4। कितने हो गए, 4। 4 हो गए तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से अपने इसको क्या सिद्ध कर देंगे, भाज्य संख्या सिद्ध कर देंगे। ठीक है बेटा। फिर देखो एक संख्या और रह गई हमारी, ये वाली संख्या, इसको भी सेम पैटर्न से हल करेंगे। इस वाली स्लाइड में जगह नहीं है तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम इस संख्या को हल करेंगे। देखिए हल करते हैं। संख्या क्या थी हमारी, संख्या इस प्रकार से थी बेटा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में कितना था, 5। 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 और प्लस में 5। ठीक है बेटा, प्लस में इसको क्या लिख देंगे, 5। ये लिख लिया हमने। सबसे पहले देखो 5 कॉमन लेंगे यहां से, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, 1। हल करते हैं बेटा इसको, देखो ये आ गया 5, तो देखो 2 तिये 6, 6 चौके 24 और ये हो गया 7 छिके 42 और प्लस में कितना आ गया, 1। इसको हल करते हो तो ये आ गया 5 बेटा, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 1009। यानी ये जो संख्या है, एक और इस संख्या खुद के अलावा हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आ गए, 5 और 1009 भी आ गए। तो अपने सेम टू सेम वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, अपने लिखेंगे चूंकि, तो थोड़ा सा यहां से डिवाइड कर देता हूं, यहां से लिखते हैं देखो, चूंकि दी गई संख्या को, चूंकि दी गई संख्या को, क्योंकि दी गई संख्या को 5 × 1009 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए
एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 और इसलिए एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5 और 1009 मौजूद है। यानी क्या हो गया कि एक तो ये स्वयं हो गई संख्या, एक 1 हो गया, यानी एक हो गया इसका गुणनखंड, और एक हो गया 5 और एक हो गया 109। कितने गुणनखंड हो गए? 4। 4 गुणनखंड होते ये अपनी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अतः अतः क्या लिख देंगे? यह एक भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या हो गई हमारी? एक भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई बेटा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक है। अब इसके बाद में देखो बेटा, अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है देखिए। हाँ, ये आ गया हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है देखो, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहीं से अपने क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे ताकि अपने को दिक्कत ना आए। सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया गया है कि, हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हमें यह दिया गया है कि सोनिया, ये जो अपने सोनिया जी हैं, को मैदान का एक चक्कर सोनिया जी को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। कितना समय लग गया भाई सोनिया जी को? 18 मिनट। फिर आगे, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है बेटा? 12 मिनट। तो क्या लिखेंगे यहां पर? रवि को सेम टू सेम लिख देंगे। रवि को मैदान का, रवि को मैदान का एक चक्कर, रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितनी मिनट लगी बेटा? 12 मिनट। कितनी मिनट लगी? 12 मिनट। फिर ये क्या कहते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः मिलेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो, अतः ये क्या कहता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया है। तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणज होता है हमें वो निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे वो समय निकालने के लिए कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो लिखेंगे अतः वह कम से कम
समय ज्ञात करने के लिए, वह समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 और 12 का LCM ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? हमें LCM है वो ज्ञात करना होगा। ठीक है, LCM ज्ञात करना होगा। तो फिर देखो यहां की स्लाइड अपने कंप्लीट होती है। हमने यहां क्या लिखा है? सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में कितना लग गया? 18 मिनट। रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। और कम से कम जिस समय के बाद वो मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम अपने क्या करेंगे बेटा? है बाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से इसका एलसीएम हम क्या कर लेंगे? ज्ञात करें लेंगे। तो चलिए देखिए अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो 18 का लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने 18, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग दिया 3, और 3 से भाग दिया कितना आ जाएगा? 1। 12 का देखो बेटा, 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3, और 3 से भाग दिया कितना आ गया? 1। इसको लिख देंगे 18 के बराबर में 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के बराबर में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है। तो देखो बेटा एलसीएम किसका किसका? 18 और 12 का। तो क्या लिख देंगे? 2 आया है बेटा 2 बार, और 3 भी आया है 2 बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 36। कितना आ जाएगा? 36। तो अब यहां क्या लिखेंगे? अतः सोनिया और रवि दोनों पुनः, क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु का पूछा है। तो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद है वो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा हमने क्या किया है इस सवाल के अंदर। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि कितने मिनट लगते हैं भाई इसको? 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को एक चक्कर लगाने में। और रवि को 12 मिनट। तो इसका कम से कम समय जिसके बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो उसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अपने क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से अपने क्या कर लेंगे? एलसीएम कितना है? 36, यानी कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब चलो आप लोगों को एक बार क्या करवा देता हूं, आज की हमारी क्लास का रिपीटिशन करवा देता हूं या रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, व्यक्त कर दोगे। बिल्कुल इजी सा है, बस डिवाइड करनी है। दूसरी स्लाइड भी यही है अपना, और तीसरा भी यही है। फिर आता है बेटा अपना सवाल नंबर 2। इसमें क्या करना था? इसमें हमें ये करना था बेटा कि एचसीएफ और एलसीएम जो था वो निकालना था, निकाल दिया। फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना था, और दो जो संख्याएं हमें दी गई थी उनका गुणा करना था, और हमें यह दिखाना था कि दोनों गुणा हमारे क्या आते हैं, या दोनों का गुणनफल हमारा क्या आता है? बराबर आता है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल। इसमें अपने किए थे कितने? 3 पार्ट किए थे शायद से, है ना? 3 पार्ट ये हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है, फिर इसका हमने क्या किया था? आगे सिद्ध किया था दोनों को हल करने के बाद। फिर आता है अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या किया था हमने? 12, 15, 21 का क्या करना था? एचसीएफ और एलसीएम निकालना था।
अभाज्य गुणनखंड विधि से बेटा बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था 17, 23, 29 का, और फिर अपने था 8, 9, 25 का। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। फिर अपना आता है नेक्स्ट सवाल HCF और एलसीएम वाला। HCF दिया हुआ था, दो संख्या मेरी 306 और 657 थी। मैंने फॉर्मूला लगाया और लगाने के बाद क्या किया, इसको हल कर दिया, तो उत्तर कितना आ गया मेरा 22,338 मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। फिर अपने थोड़े से आगे और बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 5। ये सवाल हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। इसमें क्या करना होता है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2 गुणा 3 आएगा। और जब संख्या देखते हैं जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 2 और 5। यहाँ पर 5 नहीं आया, इसका मतलब ये कोई भी ऐसा n का मान विद्यमान नहीं है जिससे 6 की घात n किस पर समाप्त हो जाए बेटा, 0 पर समाप्त होती होगी, नहीं होगा ऐसा। सवाल नंबर 6, संख्याएं दी गई है बेटा, इसका गुणनफल कौन होता है, एक तो ये एक होता है और एक ये संख्या, संख्या यानी कि ये जो संख्या स्वयं होती है ये वाली, ठीक है, ये संख्या। मैंने क्या किया कि इसको हल किया तो इसके क्या हो गया, 13 गुणा 13 गुणा 6, ये बन गया गुणन, इसका गुणनफल के रूप में। तो मैंने क्या कहा कि इसको मैं इसके रूप में क्या कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि एक और स्वयं के अतिरिक्त इसके अन्य गुणनखंड क्या है, 13 और 6, और गुणनखंड कितने हो गए अपने, 4 गुणनखंड हो गए। 4 गुणनखंड हो गए तो कोई संख्या जिसके 4 गुणनखंड होते हैं उसको कौन सी संख्या कहते हैं बेटा, भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए कौन सी संख्या सिद्ध हो गई आपकी, भाज्य संख्या सिद्ध हो गई। फिर इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट है अपने, जो हमने इस पे किया है, इसमें किस में व्यक्त हो गया, 5 गुणा 1009 में व्यक्त हो गया। तो फिर मैंने वही सब कुछ वापस लिखा और लिखने के बाद क्या लिख दिया कि यह एक क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट सवाल, सोनिया को लगते हैं बेटा, क्या करते हैं कि एक वर्ताकार पथ है तो उस पर क्या करते हैं, ये भागना दौड़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सोनिया जी को 18 मिनट लगते हैं, इनका स्टेमिना थोड़ा हो सकता है कम हो, और रवि जी इसको लगते हैं बेटा 12 मिनट। ये लिख दिया। कितने समय के बाद वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही स्थान से क्या करते हैं, वो एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वह कम से कम समय ज्ञात करने के लिए बेटा हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका एलसीएम है वो ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम अपने गुणनखंड विधि से ज्ञात किया तो कितना आ गया, 36, और इसका प्रारंभिक बिंदु के पर वो कितने देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में। देखो एक तरीका और बताता हूं, वो अपने ऐसे ही है समझाने के लिए, ये पेपर में मत करके आ जाना। देखो बात करते हैं सबसे पहले सोनिया की। ये आ गई अपनी सोनिया जी, ठीक है। ये लो, ये ऐसे ऐसे बाल बूल बना के, और ये अपनी सोनिया जी आ गई, ये कान बना दिए इसके। सोनिया जी पहला चक्कर लगाती है बेटा 18 मिनट में, दूसरा चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी, 36 मिनट में, और तीसरा चक्कर 54 मिनट में। अब आए अपने रवि जी, हाँ, तो ये अपने रवि जी हो गए, ये रवि जी का छोटा सा पेट हो गया, ठीक है, ये अपने रवि जी हो गए। ये लो, ये रवि जी को एक चक्कर लगाने में बेटा 12 मिनट लगते हैं, तो 2 चक्कर कितनी देर में समाप्त करेगा, 24 में, और 3 चक्कर 36 में, ठीक है। यहां देखो, जब सोनिया 2 चक्कर समाप्त करेगी तो कितनी मिनट लगाएगी, 36, और इतने में रवि कितने चक्कर लगा लेगा, 3। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो इनमें एक समान गुणज आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणज, वो कितना आ रहा है, 36। 36 आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये थी बेटा आपकी प्रश्नावली 1.1। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी सवाल अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे, और नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है। और आज की क्लास में बेटा हम इतने ही पढ़ेंगे, कल अपने आएंगे कुछ और सवालों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, और बाकी जो अपनी क्लासेज होती रहती है वो लास्ट में आपके सामने फ्लैश में आ जाएंगी, आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। अगर आपकी क्लास में आज थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो बेटा लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपकी आगे की क्लास में। तब तक मैं आपका शिक्षक तालिम मोहम्मद आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद बालकों।